हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत इमाइल दुर्खिम द्वारा रचित पुस्तक समाजशास्त्र पद्धति के नियम में आज हम समाज के प्रकारों अर्थात समाज के वर्गीकरण के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में समाजों के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गीकरण की पद्धति अपनाई। समाज के प्रकारों के बारे में पहले से ही कोई विचार बनाने की बजाय ये आवश्यक है कि पहले प्रत्येक समाज का अवलोकन, व्याख्या और तुलना कर दी जाए। समाज के वर्गीकरण करने से पहले प्रत्येक समाज की समस्त विशेषताओं का अध्ययन करके उसमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाना चाहिए। भिन्न भिन्न समाजों की विशेषताओं की सूची बनाना एक कठिन कार्य है, इसलिए समाजों के समस्त विशेषताओं की व्याख्या और तुलना करने की अपेक्षा समाज के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर लेना चाहिए। सामाजिक विशेषताओं के आधार पर महत्वपूर्ण लक्षणों को चुनना उपयुक्त होगा। दुर्खिम ने समाज का वर्गीकरण करने के लिए सरलता को आधार माना, अर्थात समाजों का विकास जो है सरलता से जटिलता की ओर हुआ। ये बात उसने स्पेंसर से ग्रहण की। स्पेंसर ने भी उद्विकासी नियम के आधार पर समाजों को दो भागों में बांटा, सरल समाज और मिश्रित समाज, किंतु उसने इसकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया। ये कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निर्णायक इकाइयाँ नहीं होती है, बल्कि एक ही संपूर्णता होती है, जैसे कि जीवों की संरचना, शरीर रचना में देखने को सरलता मिलती है। सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। पहला, सिंपल सोसाइटी अर्थात सरल समाज। सरल समाज को हम परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सरल समाज वह समाज है जो अपेक्षा अकेला, कार्यरत, संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने चाहिए। दुर्खिम ने सरल समाज के उदाहरण में घुमक्कड़ों के झुंड एवं गोत्र को दर्शाया है। घुमक्कड़ों के झुंड में न तो पहले कभी कोई सरल समाज सम्मिलित था और न अब है। ये समाज एक सामाजिक खंड कहा जा सकता है। गोत्र भी घुमक्कड़ झुंड की भांति ही सरल समाज है। झुंड एवं गोत्र ही वर्गीकरण का प्रथम सोपान है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है और जिसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। उसने इन मानव समूहों को प्रारंभिक बीज कहा है, जिससे अन्य समस्त जो सामाजिक समरूप है या समाज उनका विकास हुआ। इन समाजों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण नहीं पाया जाता और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का पूर्ण एकीकरण पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज। इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूह के मिश्रण से होता है, जिसमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है। इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज होते हैं, अतः ये बहुखंडीय समाज कहलाते हैं। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराकिक जनजाति, एक प्राचीन यूनान की बिरादरी को इन समाजों की श्रेणी में शामिल किया गया। सरल बहुखंडीय समाज में कोई गोत्र होते हैं जो एक ग्राम के रूप में संगठित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से छोटे छोटे गांव भी इस श्रेणी के समाज हैं। तीसरा, साधारण
मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। जनजातियों की श्रेणी में के समाजों में हम रख सकते हैं। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियों को दुर्खिम ने इस श्रेणी के समाज कहते हैं। नंबर 4, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम ने इन्हें सबसे जटिल समाज कहा है, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के इस मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर, राजधानियाँ इसी प्रकार के समाजों की श्रेणी में आती हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि वर्गीकरण की श्रेणियाँ और भी हो सकती है, ये तो उदाहरण के लिए प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाज बताए। इन्होंने अवलोकन के कुछ नियम अर्थात सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम भी बताए हैं, जो कि दुर्खिम ने जो पुस्तक के 5वें अध्याय में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो व्याख्या के नियम के बारे में जानना चाहेंगे। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझाने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनेक विद्वान तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उनकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते रहे हैं। दुर्खिम का यह विचार था कि किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। उपयोगिता व्याख्या का विषय नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत तो उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो समाजशास्त्री को किसी घटना का उद्देश्य खोजने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि यह घटना समाज रूपी सावयव की सामान्य आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है। अगर हम दूसरे अर्थ में बात करें तो सामाजिक तथ्यों का जो अस्तित्व है, सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में हम समझा जा सकता है, जिसे हम दुर्खिम के उसको प्राकार्य कहते हैं। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य उसकी उत्पत्ति के कारकों तथा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्राकार्यों की खोज करना है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम के अंतर्गत ही दुर्खिम ने प्राकार्य की अवधारणा को भी विकसित किया है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को अगर हम संक्षेप में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1, किसी सामाजिक तथ्यों के निर्धारक कारण की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कहा कि किसी भी सामाजिक तथ्य के प्राकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्यों के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। और तीसरी कि किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की जो प्रथम उत्पत्ति की खोज है वह सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए भी मैंने 3 प्रकार के नियम बताए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।